हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लेके आए हैं फंक्शंस का टॉपिक। ये टॉपिक हमने +1 में भी किया हुआ है। पहले हम करेंगे जो हमने +1 में रिवाइज किया। शुरू करते हैं थोड़ा सा बेसिक्स के साथ। हाँ जी, अब देखते हैं कि फंक्शंस क्या होता है। फंक्शंस क्या है, सपोज अगर मेरे पास A और B दो सेट्स हैं जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, से A1 to AN एंड B1 to BM। क्लियर। अगर मैं इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँ, ठीक है, तो क्या होती है A क्रॉस B। हमने रिलेशंस पढ़ा। रिलेशन क्या है, इफ़ A इज़ रिलेटेड टू B दैट इम्प्लाइज A और B के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो कुछ प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है। जो आपका फंक्शन होगा दैट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ अ रिलेशन, ये आपने याद रखना है। क्लियर। A B टू नॉन एम्प्टी सेट्स अ रिलेशन फ्रॉम A to B, ठीक है, इस सेट टू बी अ फंक्शन। मतलब किसी रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं। कुछ रिलेशन हैं जो फंक्शंस नहीं होते, ठीक है। फंक्शन जब भी बनेगा दैट विल बी अ सबसेट ऑफ R, ठीक है, या इज इक्वलन टू R। फंक्शन की जो आपकी डेफिनेशन है वो क्या है, लेट A बी टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स, ठीक है, सेट्स, ठीक है। दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, 5 नहीं होनी चाहिए। अ रिलेशन फ्रॉम A to B, ठीक है, विच इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज सेट टू बी अ फंक्शन। उस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे जिसमें ये दोनों कंडीशंस क्या हों, सेटिस्फाई हों। क्या कंडीशंस है, फॉर ईच ए, फॉर ईच को अंडरलाइन कीजिए। फॉर ईच ए मीन्स अगर आपके पास ए कोई सेट है तो इस ए के सारे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। देयर एग्जिस्ट सम बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। इट मीन्स हर एक जो ए है वो किसी बी के साथ क्या होना चाहिए, रिलेट, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। इट मीन्स फंक्शन में जो ए सेट है वो पूरा कवर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, ए एंड बी अगर फंक्शन को बिलोंग करते हैं और अगर मैं कहूँ ए सी भी फंक्शन को बिलोंग करते हैं दैट इम्प्लाइज बी इज इक्वलन टू सी। अब इसका मीनिंग क्या है, सपोज मैं कहती हूँ कि मेरे रिलेशन में A इज़ रिलेटेड टू B एंड A इज़ रिलेटेड टू C, तो दैट इम्प्लाइज ये फंक्शन होगा तो A इज़ इक्वल टू C, ठीक है। दैट इम्प्लाइज कि A जो है वो सिर्फ सिंगल वैल्यू के साथ ही क्या है, रिलेटेड है। ये याद रखना है। A कैनॉट बी रिलेटेड विद 2 वैल्यूज़। अगर वो 2 वैल्यू से रिलेटेड है तो वो डेफिनेटली क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। इस तरह का रिलेशन आपका क्या बनेगा, फंक्शन। तो इसको आगे समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। पहले नेक्स्ट के पॉइंट्स देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, B बिलोंग्स टू B इज कॉल्ड F इमेज ऑफ A और वैल्यू ऑफ F ऑफ A एंड A बिलोंग्स टू कैपिटल A इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ B बिलोंगिंग टू B अंडर द फंक्शन। अंडर द फंक्शन मीन्स A B किसको बिलोंग करते हैं, आपके फंक्शन को। अब इसी सारे कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक सेट है A इज इक्वल टू से 1, 4 एंड 5 एंड B इज इक्वल टू 3, 5, 6 एंड 7, ठीक है। क्लियर है। हाँ जी, अब मेरे पास जो मैं रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ वो रिलेशन क्या कहता है, क्लियर, कि A इज रिलेटेड टू B इफ A प्लस 2 इज इक्वल टू B, ठीक है। अगर आप इस तरह से R डिफाइन करो बच्चे, तो आप R क्या डिफाइन करोगे, A की वो वैल्यूज़ लोगे और B की वो वैल्यूज़ लोगे जिनके लिए A प्लस 2 क्या हो जाए, B। अगर मैं A को 1 लूँ तो B मेरे को क्या लेना चाहिए, +2, 3। अगर मैं A को 2 लूँ, सॉरी 2 नहीं, A इसी में से आएगा, A को 4 लूँ तो B क्या होना चाहिए, 6, ठीक है। अगर मैं A को 5 लूँ तो B क्या होना चाहिए, 7, ठीक है। अब ये आपका क्या है, रिलेशन है। तो चेक करें कि ये फंक्शन बनता है कि नहीं। सपोज R के लिए को फंक्शन बनाने के लिए क्या कंडीशन थी, पहली कंडीशन थी
फॉर ईच ए, ठीक है, बिलोंगिंग टू ए देयर एग्जिस्ट बी सच दैट ए जो है और बी जो हैं बिलोंग करते हैं फंक्शन को, या यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जिस रिलेशन को फंक्शन बोल रहे हैं आर को, ठीक है। अब फॉर ईच ए का मतलब 1, 4 और 5, ठीक है, इन सब के लिए कोई बी एग्जिस्ट करना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1, 4 और 5 तीनों क्या हैं, आपके एलिमेंट्स क्या हैं, रिलेशन को क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे अगर मैं कहती कि ए में एक और एलिमेंट है से 9, ठीक है, सो 9 के कॉरस्पॉन्डिंग 11 रहना चाहिए था, पर 11 क्योंकि बी को बिलोंग नहीं करता तो ये आपका एलिमेंट आर को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर। इट मीन्स ए इक्वल टू 9 ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि ये जो आर है इज़ नॉट अ फंक्शन। बात समझ में आई, ठीक है। सो हमने ए के सारे एलिमेंट्स कवर करने हैं, ठीक है। इस जो ए है इसको हम एक्चुअली बोलते हैं डोमेन। जिस सेट के ऊपर आप फंक्शन की वैल्यूज़ ले रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। डन। अब सेकंड कंडीशन क्या थी कि अगर ए इक्वल टू बी है एंड ए कॉमा बी रिलेटेड हैं एंड ए कॉमा सी रिलेटेड हों तो दैट इम्प्लाइज ए इक्वल टू क्या होगा, सॉरी बी इक्वल टू क्या होगा, सी। इट मीन्स हर A1 के कॉरस्पॉन्डिंग सिंगल बी आना चाहिए। आई कांट से अगर इस रिलेशन में 1,5 होता, मैं इस तरह से ना डिफाइन करके कुछ और रिलेशन डिफाइन करती, तो 1,5 अगर सपोज इस रिलेशन में होता तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 भी है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 भी है, पर ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं है, डिफरेंट है। इसका मतलब 1 जो है एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के साथ, वैल्यूज़ के साथ, आइटम्स के साथ रिलेटेड है, तो भी मैं क्या बोलूँगी, दैट आर इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है, क्लियर है। सो ये दोनों कंडीशंस अगर आप ये वाली एग्जांपल देखो जो हम कर रहे हैं, सो उस केस में दोनों कंडीशंस आपकी क्या हो रही है, सेटिस्फाई फॉर ईच वन बिलोंगिंग टू ए, ठीक है। ए बी इज रिलेटेड टू एफ कॉमा ए कॉमा सी रिलेटेड टू आर, दैट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी इज़ ट्रू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वन वैल्यू 1 के साथ ही मैप्ड है, ठीक है। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, आर इज़ अ फंक्शन, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसी चीज़ को डायग्राम से समझते हैं। हाँ जी, अब देखिए ये हमारे पास एक रिलेशन है आर, ठीक है, दिस इज़ आर, ये सेट्स हैं ए एंड बी। सो अब मैंने चेक करना है कि क्या रिलेशन आपका फंक्शन बनता है कि नहीं। तो पहली कंडीशन क्या है, सारे एज कवर होने चाहिए, मतलब हर ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग टू बी होना चाहिए। यहाँ पे ए एन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कोई बी नज़र नहीं आ रहा, देयरफॉर दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं इसको इस तरह से डिफाइन कर दूँ, ठीक है, तो अब बताइए सारे एज क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं, ठीक है, डन, नो प्रॉब्लम। पर अब अगर मैं देखूं कि दूसरी कंडीशन क्या थी, तो क्या थी कि हर ए जो है अगर बी से रिलेटेड है या ए सी से रिलेटेड है तो बी सी क्या है, इक्वल, दैट इज़ ए शुड बी रिलेटेड टू अ सिंगल वैल्यू। अब यहाँ देखिए हर ए एक ही वैल्यू से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं सपोज, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, फंक्शन, डन, नो प्रॉब्लम। अगर मैं कहूँ कि जो आपका A1 है इट इज़ रिलेटेड टू B1 एंड B3, इट मीन्स बट B1 इज़ नॉट इक्वल टू B3, ये BI's क्या हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। सो A1 जो है इट इज़ रिलेटेड टू B1, A1 इज़ रिलेटेड टू B3, बट B1 इज़ नॉट इक्वल टू B3, दैट इम्प्लाइज R इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज एक ए के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही बी होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं।
हाँ जी, अब ये चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन बनता है कि नहीं। सो पहले क्या चेक करना है कि जो आपका ए सेट है वो पूरा कवर होना चाहिए, मीन्स उस हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग आपके बी एग्जिस्ट होना चाहिए। सो बाय डायग्राम फॉर एवरी ए बिलोंगिंग्स टू ए इज रिलेटेड टू सम बी। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो क्या हो गई, ट्रू। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है, फॉर ए कॉमा बी अगर बिलोंग करते हैं आर को, ए कॉमा सी बिलोंग करते हैं आर को, दैट इज बी कॉमा सी शुड बिलोंग्स टू आर, सॉरी, बी कॉमा सी शुड बी इक्वल टू ईच अदर, दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर। अब यहाँ देखिए कि A1 और AN-1 और AN दोनों सेम बी को जा रहे हैं। ठीक है, पर हमने क्या बोला, हर ए के लिए बी क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। AN-1 के लिए क्या है बी 3, AN के लिए बी क्या है 4। अब प्रॉब्लम क्या करना क्या था कि अगर यहाँ पे एज सेम है तो बी और सी क्या होने चाहिए, इक्वल। यहाँ पे देखिए एज ही डिफरेंट है। ठीक है, सो बी अगर सेम भी हो, ठीक है, बी अगर सेम भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, जब ए सेम पे दो बीज डिफरेंट मिले आपको तो वो फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे आपकी दो एज सेम वैल्यू को मैप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मीन्स दो एज सेम वैल्यू को मैप कर सकते हैं तो वो फंक्शन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एक ए दो वैल्यूज़ को मैप कर रहा है, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक ए के कॉरस्पॉन्डिंग आई वांट अ सिंगल बी। ठीक है, आई होप कि हमने जो ये एग्जांपल की इससे आपको फंक्शंस में और रिलेशंस में बेसिक डिफरेंस क्या है क्लियर हुआ होगा। ठीक है जी, क्लियर है। अब बात करते हैं फंक्शन की डोमेन एंड रेंज की। हाँ जी, जो फंक्शन आपने किया उसको हम कई बार मैप भी, कई जगह पे इसके लिए वर्ड मैप और मैपिंग भी यूज़ किया जाता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये तीनों वर्ड्स एक ही हैं, इनका मीनिंग फंक्शन है। ठीक है, अब जब आप कहते हो ए बी बिलोंग करता है किसी फंक्शन एफ को, अब हम रिलेशन आर की बात नहीं करेंगे, जहाँ पे भी यूज़ करेंगे एफ यूज़ करेंगे, वेयर एफ कैन बी अ फंक्शन। ठीक है, अगर ए भी बिलोंग करता है एफ को, तो ए जो बिलोंग करता है ए को, इसकी इमेज को हम क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ ए अंडर फंक्शन एफ इज बी। ठीक है, सो ए की इमेज क्या है, बी है। ठीक है, यहाँ इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ एफ एट ए, मतलब इसको इस तरह से लिखते हैं, एफ ऑफ ए इज बी। ठीक है, सो ए की इमेज को, इमेज क्या है बी, यहाँ इसको क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ एफ एट ए इज इक्वल टू बी। सेकेंड, अगर बी के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास ए नज़र आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, दैट बी बिलोंगिंग्स टू, सॉरी, ए बिलोंगिंग्स टू ए इज अ प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। ठीक है, समझ में आ गई। अब A1 A2 इनकी जो इमेजेस होंगी, ठीक है, जैसे A1 की जो इमेज है वो क्या है, B1। ठीक है, A2 की इमेज क्या है, B2। इस मीन्स टू एज की सेम इमेज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्लियर। पर एक ए की दो इमेजेस अंडर फंक्शन नहीं हो सकती, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो। दो एज की एक इमेज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम इमेज हो सकती है, पर एक ही एज की दो इमेजेस अलाउड नहीं है, मतलब एक ए के कॉरस्पॉन्डिंग दो मैपिंग्स नहीं होनी चाहिए। सेकंड, अब जैसे हमने इमेज की वैसे ही हम बात किसकी करे हैं, प्री इमेज की। ऊपर वाले फंक्शन के अंदर या एग्जाम्पल के अंदर बी की कितनी प्री इमेजेस हैं, B1 की। B1 की जो प्री इमेज है वो क्या बन रही है, A1 भी बन रही है और A2 भी बन रही है, दैट इज़
A1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी वो फंक्शन कहाँ पे आंसर दे रहा है, B1 पे, और A2 की भी मैपिंग क्या है, B1। ठीक है, अब इसके हिसाब से क्या हो रहा है, दो डिफरेंट बीज की क्या बन रही है, एक इमेज, ये अलाउड नहीं है। सो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो आपने ये डायग्राम बना के अपनी कंफ्यूजन क्लियर करके आंसर देना है। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब बात करते हैं फंक्शन की डोमेन एंड रेंज की। डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या है कि लेट एफ कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, या एफ को क्या बोलते हैं, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और एफ इज़ अ मैप फ्रॉम ए टू बी। सो इट कैन बी अ फंक्शन, इट कैन बी अ मैप और मैपिंग, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये फंक्शन ए टू बी है तो आपको पता है कि ए के हर एलिमेंट के लिए इमेज एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, क्लियर है। सो इसकी डोमेन आपकी क्या बनी, जो सेट ए है, ठीक है, मीन्स कि ये जो आप मैपिंग बना रहे हो ए टू बी, ठीक, इसके जो फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं उन सारे फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट क्या बनता है, ए। ठीक है, सो वो सेट क्या है, डोमेन। ठीक है, और डोमेन को कैसे लिखते हैं, डी ऑफ एफ, ठीक है जी, इज इक्वल टू ए। क्लियर है, वेयर ए इज अ सेट। क्लियर। द कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या है कि जो सेट बी है आपका, ठीक है, जिसके ऊपर जो ए की इमेज बन रहा है, ठीक है, सो वो सेट जहाँ से एक्चुअली आपकी इमेजेस आ रही हैं, ए की इमेजेस आ रही हैं, वो सेट क्या है, बी, दैट इज कॉल्ड अ कोडोमेन ऑफ एफ। इसी तरह हमारी रेंज क्या होती है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी which map to elements of a under function f। मतलब कि f के b के वो एलिमेंट्स, ठीक है, जो a के एलिमेंट्स की क्या बन रहे हैं, इमेज। मीन्स f ऑफ a इज इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू a। ठीक है, सो वो सारे बीज क्या है, क्लियर है, वो सारे बीज क्या बनेंगे, रेंज। ठीक है, अब कोडोमेन एंड रेंज में डिफरेंस क्या है, डायग्राम से देखते हैं, एक मिनट। हाँ जी, सपोज मेरे पास मैपिंग है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, सपोज यहाँ पे एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, कुछ भी आप ले सकते हो। यहाँ पे एलिमेंट है 4 5 6 7 और 8, एनी नंबर कैन बी देयर। ठीक है, सो ए बी जनरली क्या होते हैं, रियल नंबर्स, ये आपने याद रखना है। सो अगर मैं इस तरह से कुछ मैपिंग ले रही हूँ, ठीक है, सो यहाँ पे डोमेन आपकी क्या होती है, एलिमेंट्स ऑफ ए। सो ए के एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी एंड डी, या इसको सीधा क्या लिखें, ए। कोडोमेन क्या है, वो सेट जिसमें से इमेजेस आ रही हैं, वो सेट क्या है, बी। सो सेट बी क्या है, 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, क्लियर है। सो ये सेट क्या है, बी। इमेजेस क्या है, रेंज क्या है, जो एक्चुअली इमेजेस बन रही हैं। देखो, ए के कॉरस्पॉन्डिंग मैपिंग है 5, बी के कॉरस्पॉन्डिंग 4, सी के कॉरस्पॉन्डिंग 6, डी के कॉरस्पॉन्डिंग 7। ठीक है, सो 8 हमारा यूज़ नहीं हुआ। सो रेंज आपकी क्या है, 4 5 6 एंड 7, ये आपकी क्या है, रेंज। इसको आर एफ लिखते हैं, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में एफ आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब डिफरेंस क्या है, देखिए, कोडोमेन में वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है, पर रेंज के हर एलिमेंट की क्या है, प्री इमेज। मीन्स कि ए के वो एलिमेंट्स, ठीक है, वो सारे एक्स बिलोंगिंग टू ए, जिसके लिए मेरे पास ये फंक्शन को बिलोंग करता है। सो दैट इम्प्लाइज ये जो ऑल वाइज हैं, ठीक है, ठीक है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है फंक्शन में, या एक्स प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, वो सेट ऑफ वाइज को हम क्या बोलेंगे, रेंज। मतलब जिनके कॉरस्पॉन्डिंग प्री इमेज है वो रेंज है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग प्री इमेज नहीं है वो कोडोमेन तो हो सकती है पर रेंज नहीं। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो रेंज है इट इज़ ऑलवेज अ सबसेट ऑफ अ कोडोमेन। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, रेंज क्या होती है, डोमेन क्या है एंड कोडोमेन क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं।
हाँ जी, रेंज को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, कि जो आपके एलिमेंट्स ए के हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स का मतलब एक्चुअली क्या होता है, वाई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है कि एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो इसकी इमेज है दैट इज जनरली हम उसको वाई लिखते हैं। कई बार यहाँ पे ऐसे ही लिखा होता है, आगे फंक्शन यूज़ करेंगे तो जनरली ये टर्म यूज़ होती है। ठीक है, सो ये जो आपके आंसर्स हैं दीज आर द इमेजेस ऑफ एक्स अंडर एफ। सो इन इमेजेस का सेट जो है, ठीक है क्लियर, वो हमारे पास क्या है, रेंज। डन। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन की और रियल फंक्शन की। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है फंक्शन की वैल्यू। वैल्यू मीन्स किसकी बात कर रहे हैं, बी के अंदर से आने वाले एलिमेंट्स की। ठीक है, सो वो कहता है कि फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड। जब भी वैल्यूड हो तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, कोडोमेन की बात करें। ठीक है, फंक्शन इफ जो आपका बी है, जिससे आपकी जो आपकी कोडोमेन है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, मीन्स जो आपकी आउटपुट आ रही है फंक्शन की वो हमेशा क्या है, रियल नंबर्स। पर अगर आपकी डोमेन और आपकी कोडोमेन दोनों ही क्या बन जाएं, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब एलिमेंट्स आपके दोनों ही ए भी, इमेज भी और प्री इमेज भी दोनों रियल्स हैं, तो आपके एफ फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, रियल फंक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ क्या है कि अगर जो भी आपके फंक्शंस में मैपिंग्स हैं, ठीक है क्लियर, सो इसको हम एफ फ्रॉम ए टू बी बोलते हैं। सो अगर इन ऑर्डर्ड पेयर्स को हम, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के ऊपर क्या करें, ड्रॉ करें और इन पॉइंट्स को क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, तो दैट विल बी अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, क्लियर है। अब कोई जो फंक्शन है या कोई ग्राफ क्या है, वो फंक्शन रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, कैसे पता लगेगा। सपोज देखिए, अगर मैं कुछ इस तरह से ले लूँ ग्राफ, तो यहाँ पे जो भी आपका x है, ठीक है, इस x के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट देखिए, ऑर्डर्ड पेयर अगर आप देख रहे हो तो कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इसका मतलब x1 की कितनी आउटपुट्स आ रही हैं, 2 आउटपुट्स आ रही हैं, मीन्स इसकी 2 इमेजेस हैं। अगर किसी की 2 इमेजेस हों तो वो फंक्शन नहीं होता ना, तो ये आपका फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे इसको हम कैसे चेक करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। मीन्स अगर किसी ग्राफ के ऊपर हम कोई भी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करें इस तरह से, अगर वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे क्या करी है, कट करी है, तो डेफिनेटली वो ग्राफ फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सपोज अगर मैं ले रही हूँ, अगर मैं सपोज कुछ इस तरह से फंक्शन ले रही हूँ, सॉरी ग्राफ ले रही हूँ, आप यहाँ पे कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे काट रही है। अगर मैं इस तरह से ले रही हूँ तो ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे काट रही है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये क्या होगा, फंक्शन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, और ये हमने 11th में, ये जो भी हम रिवाइज कर रहे हैं ये सब हमने 11th में किया हुआ है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। सो पहले बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन की। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है कि जहाँ पे आपकी प्री इमेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग सिंगल कांस्टेंट फिक्स्ड इमेज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम सी वेयर सी इज द फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, देन दिस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। मतलब इसकी आउट हमेशा क्या है, फिक्स, वट एवर द एक्स बी। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, जैसे सपोज अगर मैं कहूँ कि ये जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इट मीन्स कि एक्स की वैल्यू कुछ भी आप कर दो, आपकी जो इमेज आ रही है, इमेज मीन्स जो वाई आ रहा है, वो हमेशा क्या रह रहा है, सेम। सपोज यहाँ पे मैं वाई इज इक्वल टू सी लिख दूँ तो वाई हमेशा क्या है, सेम। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या बन गया, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है जी,
क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन को जनरली हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एफ की जगह पे। सो ये भी रियल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं, ये आपने याद रखने हैं। दीज ऑल आर द रियल वैल्यूड फंक्शंस, ठीक है। सो ये देखिए रियल फंक्शन है, ये वैल्यूड भी नहीं रियल फंक्शन है, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन दोनों ही आर से आ रही है, ठीक है। सच दैट अगर इसके ऊपर मैं इसकी जो प्री इमेज है और इसकी जो इमेज है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट की इमेज और उस एलिमेंट की प्री इमेज, ये आपस में क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट। सेट कौन सा, डोमेन्स, डोमेन क्या है आर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। या एक्चुअली अगर आप इसका ग्राफ बनाओ ना, तो आपकी क्या बन रही है, ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बनती है, ठीक है। क्लियर है जी। अब हम करते हैं मॉडुलस फंक्शन क्या। हाँ जी, मॉडुलस फंक्शन क्या है, अगर f इज फ्रॉम r टू r, ये एक रियल फंक्शन है, ठीक है। सो इसकी जो इमेज होती है x की इमेज, ठीक है, वो क्या होगी, वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द x, ठीक है। सो मॉडुलस वैल्यू ऑफ द x, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या, रियल फंक्शन। जैसे सपोज यहाँ पे 1 है तो इसकी इमेज भी 1 होगी, -1 है तो इसकी इमेज भी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। क्लियर है। सो यहाँ पे आंसर क्या है, यही आ रहा है, पर इसकी क्या आ रही है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अगर बेटे इसकी आप डायग्राम बनाओ, देखिए। सो अगर x पॉजिटिव है तो आंसर किसके इक्वल है, आप देखिए x क्या है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आंसर मेरा क्या बन रहा है, x। पर अगर मेरा x लेस देन 0 है तो आंसर क्या है, नेगेटिव ऑफ x। नेगेटिव ऑफ x मीन्स उसकी नेगेटिव की नेगेटिव वैल्यू कर दो तो पॉजिटिव बन जाएगी। इट मीन्स अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखिए, यहाँ तो बन रहा है fx को अगर मैं y लिखूँ, यहाँ तो लाइन बन रही है y इज इक्वल टू x, यहाँ लाइन बन रही है y इज इक्वल टू -x। तो ये आपकी क्या है, लाइन्स हैं, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक। सो इस तरह से आपकी क्या बनेगी, आउटपुट, ठीक। क्लियर है। सो ये नेगेटिव में नहीं जाएगा, क्योंकि आउटपुट आपकी जो है वो जो ये वाइज है नेगेटिव नहीं हो सकते, तो यहाँ से अबव वाली आपकी क्या रही, रेंज रही, ठीक है जी। क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ जी, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शंस की, ठीक है। सो पहली प्रॉपर्टी है, अगर मेरे पास x कोई रियल नंबर है, मैं अगर उसका स्क्वायर रूट x के स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले रही हूँ तो उसका आंसर हमेशा मॉड x आता है, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि जब ये स्क्वायर्स कटेंगे तो आंसर हमेशा हम क्या देंगे, पॉजिटिव। सो ये हमेशा हम क्या लेंगे, मॉड x, ठीक है। क्लियर है, ये ध्यान में रखना है। जैसे सपोज अगर आपका, ठीक है, अंडर रूट में कॉस स्क्वायर x है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मॉड कॉस x, ठीक है। और आपको पता है कि अगर कॉस x आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव है, ठीक है। सो आपको पता है कि मॉड कॉस ऑफ x इज इक्वल टू, अगर ये पॉजिटिव है तो आंसर कॉस x आएगा, अगर ये नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ कॉस x, ठीक है। क्लियर। तो ये फर्स्ट चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ये वाली चीज़ बहुत जगह पे हम इसको यूज़ करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। अब सेकंड है कि सपोज अगर मेरे को दिया है कि 2 नंबर्स हैं, ठीक है, उनका स्क्वायर और उनमें इनइक्वालिटी दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे a और b क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव भी लिख दिए ना, तो a b क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। अगर मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ जी। अब देखते हैं, अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर का मतलब जो पॉजिटिव एक्स वैल्यू है दैट इज लेस देन इक्वल टू ए। यहाँ पे ए क्या है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, याद रखना है, इसलिए ए का मैंने स्क्वायर नहीं किया, ठीक है। क्लियर, मॉड नहीं लिया ए का। क्लियर। सो अगर मॉड एक्स जो है ये किसी नंबर से छोटा है तो दैट इम्प्लाइज आपका x की वैल्यू इस रेंज में होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, लीनियर इनइक्वालिटीज़ में इसको यूज़ करते हैं हम बहुत जगह पे, ठीक है। क्लियर है। सिमिलरली अगर आपका एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर फॉर ए इज पॉजिटिव, ये याद रखना है, ठीक है। क्लियर। सो आपका मॉड एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ए
और इस केस में आपका जो ए है या तो वो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू ए या वो होगा लेस देन इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, अगर रेंज निकालो तो x या तो इस रेंज को बिलोंग करता है या a टू इन्फिनिटी को बिलोंग करता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन देखनी, ठीक है। अब ये चीज़ है तो ये क्या है, मॉड x इज ग्रेटर देन a where a is a positive number, that implies a is strictly greater than a, sorry, x is strictly greater than a or x is strictly less than minus a। तो इस केस में आपके इंटरवल क्या बनेंगे, ठीक है, ये a है ये माइनस a है, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मीन्स इस तरफ या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मीन्स इस तरफ। तो यहाँ तो x क्या है, बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओपनिंग ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है ए टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसकी यूनियन को क्या करेगा, बिलोंग। सिमिलरली अगर स्ट्रिक्टली लेस देन और इक्वल टू लगा रहे हैं हम इस वाले केस में, तो मॉड एक्स क्या आएगा, लेस देन ए। सो आपका एक्स क्या है, बिलोंग करता है माइनस ए टू ए, ठीक है जी, क्लियर है। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इट। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, अगर आपके पास ए स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर है, तो दैट इम्प्लाइज सबके ऊपर से ए और बी हम क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ये याद रखना है। सो ये क्या बनेगा आपका, ए लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू बी, that implies mod x is greater than equal to a and mod x is less than equal to b, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि x क्या है, माइनस बी और b के बीच में है, ठीक है, क्लियर है। और x क्या है, या तो a से बड़ा है और a से या तो वो माइनस a से छोटा है, ठीक है, क्लियर है। सो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करो, इन दोनों को, तो कैसे बनेगा ये आंसर, इसको दोबारा से एक बार ऊपर लिखते हैं। x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू a और x इज लेस देन इक्वल टू a एंड x बिलोंग्स टू दिस रेंज, ठीक है। इसका मतलब x आपका माइनस बी टू बी के बीच में है, ये टर्म्स इंक्लूडिंग है। x a से बड़ा है, x a से बड़ा है तो a आपका कहाँ पे है, a आपका कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। और अगर x a से बड़ा है या x माइनस a से क्या है, छोटा है, तो इधर आपका क्या बना, माइनस a कुछ बना, ठीक है, उससे क्या है, ये छोटा है। सो आप देखिए आपका इंटरवल क्या बनेगा, या तो आपका x क्या है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, मॉड x या तो क्या होगा x फॉर x ग्रेटर देन 0 या मॉड x क्या होगा, माइनस x फॉर x लेस देन 0। सो इट मीन्स अगर ये कंडीशन है तो या तो आपका x a और b के बीच में है या आपका माइनस x क्या है, a और b के बीच में। दैट इम्प्लाइज या तो x बिलोंग करता है ए बी को, ठीक है। और यहाँ से क्या पता लग रहा है, अगर मैं माइनस क्या से मल्टीप्लाई कर दूँ तो साइन चेंज हो गए, दैट इज़, और x बिलोंग करता है, देखिए यहाँ पे माइनस भी छोटा है, माइनस ए क्या है, बड़ा मिल गया। सो x बिलोंग करता है माइनस बी कॉमा माइनस ए को, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है, इसको एक बार फाइनल लिख रहे हैं। अगर आपका x स्क्वायर जो है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में है, तो यहाँ तो x बिलोंग करेगा किसको, a कोमा b को, और x बिलोंग करेगा माइनस a कोमा माइनस b को। यहाँ पे देखिए b बड़ा दिखाया है किससे, a से, तो माइनस b क्या होगा, छोटा होगा माइनस a से, तो इंटरवल ये बनेगा, ठीक है। इसी तरह अगर स्ट्रिक्टली का साइन हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर x बिलोंग करेगा, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल आप सॉरी ओपन इंटरवल ले रहे हो इस केस में, ठीक है जी, क्लियर है। अगर एक तरफ इक्वलिटी है दूसरी तरफ इक्वलिटी नहीं है, तो क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू a पे इक्वलिटी नहीं है
पर बी पे क्या है, इक्वलिटी। सो बी पे दोनों तरफ क्या आएगी, इक्वलिटी। ए पे कहीं पे भी इक्वलिटी नहीं आएगी, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। हाँ जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। जब आप इंजीनियरिंग में कई बार मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स की बात करते हो तो हम स्टेप फंक्शन और फ्लोर फंक्शंस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स अगर कोई रियल नंबर है तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन दो सिंबल्स के थ्रू शो करते हैं। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर क्या होता है कि कोई भी इंटीजर नंबर जो एक्स से क्या है, छोटा है पर ग्रेटेस्ट है, वो हमारा क्या है, आउटपुट। अब इसका मतलब क्या कि अगर एक्स आपका 2 है तो 2 से छोटा और इक्वल टू पर बाकी इंटीजर से क्या, बड़ा, ठीक है। तो वो नंबर क्या होगा, 2। अगर नंबर 2.1 है तो इससे छोटा पर बाकी इंटीजर से बड़ा, तो वो इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2, ठीक है। सो हमने ये +1 में भी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल की हुई है, मैंने यहाँ पे आपको इसका आइडिया दे दिया। सो दिस इज़ कॉल्ड अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसको क्या लिखते हैं, एफ एक्स सच दैट आंसर क्या आ रहा है, दिस, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, अब करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। हाँ जी, पहले करते हैं इसका ग्राफ, फिर करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। अब इसका ग्राफ क्या है, ध्यान से देखिए। हमने ये स्टेप फंक्शंस अगर आपको डिटेल में करने हैं तो आप 11th क्लास में जो ये फंक्शंस का टॉपिक है उसमें इसकी डिटेल कर सकते हैं। अदरवाइज आपका स्टेप फंक्शन क्या है, ठीक है, कि कोई भी आपका वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो उसकी आउटपुट हमेशा क्या आएगी, 0, ठीक है। इट मीन्स अगर कोई भी वैल्यू 1 से छोटी है तो उसकी आउटपुट क्या है, 0। सो ये आपकी आउटपुट है, क्लियर। इसको मैं रेड कलर से शो कर रही हूँ, तो आउटपुट आपकी क्या है, दिस, ब्लैक कलर से शो कर देती हूँ, ठीक है। हाँ जी, अगर सपोज आपकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो आपकी आउटपुट क्या आ रही है, ये ऐसे है एक्चुअली, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो आउटपुट आपकी आ रही है 1, ठीक है, क्लियर है, दिस इज़ 1, क्लियर। सो इस तरह से आपका स्टेप फंक्शन काम करता है, ठीक है जी, क्लियर है। सो इसके बाद यहाँ पे ये आपकी एक्चुअली डोमेन है, एक तरह की रेंज, आउटपुट आपकी क्या है, 2 एंड सो ऑन, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज हाउ योर स्टेप फंक्शन वर्क्स, ठीक है। इसीलिए इसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद आउटपुट सीधी 0 के बाद सीधी आउटपुट क्या, 1, 1 के बाद आउटपुट क्या, 2, 2 के बाद आउटपुट क्या, 3, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, अब करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ जी, अब पहली प्रॉपर्टी करने से पहले क्या कंडीशंस दी हुई है हमारे पास कि n जो हम ले रहे हैं इन प्रॉपर्टीज़ में वो इंटीजर है, कहीं पे k ले रहे हैं तो वो भी क्या है, प्रॉपर इंटीजर, और x हमारे पास कोई रियल नंबर है जो किस में लाई कर रहा है, n से लेके n+1 पे। ये n इधर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, ये जो है नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। सो ये ऑर्डर इस तरह से आएगा इसका, क्लियर है। नेगेटिव भी होगा तो जैसे ये -3 है, +1 करोगे तो -2 बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर। अब x कहीं यहाँ तो यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ कुछ इनके बीच में लाई कर रहा है, कुछ इस तरह से आपका x डिफाइंड है, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ करते हैं। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी रियल नंबर का लेती हूँ, ठीक है, सॉरी, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिर्फ इंटीजर का निकाल रही हूँ तो आंसर वही इंटीजर बनेगा, ठीक है, क्लियर है। जैसे सपोज अगर मैं माइनस क्या है, जैसे -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालनी हूँ तो आंसर क्या है, माइनस ये 3 क्या है, 3, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं -3 का आंसर निकाली हूँ तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका एक्चुअली निकाल रही हूँ, 3 का, ठीक है। सो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका क्या बना, माइनस, ये वाला माइनस बाहर आ गया, अंदर क्या आ गया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो इस तरह से आपने इसको करना है कि माइनस को नहीं देखना, सिर्फ
नेगेटिव का आंसर नेगेटिव माइनस लिख देना है बाहर और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लेना। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, सेकंड पॉइंट आपका क्या है, अगर मैं माइनस एक्स का क्या निकाल रही हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, माइनस को यहाँ पे लिख दिया, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका निकाल रहे हैं, एक्स का, बीच में से क्या कर रहे हैं, -1। अब इसको मैं एग्जांपल से करके दिखाती हूँ। सपोज मेरे पास -3/2 है। ठीक है, क्लियर। सो आप देखिए -3/2 एक्चुअली किस में लाई कर रहा है, -3 और -2 के बीच में। ठीक है, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है इससे छोटा पर बाकी सबसे बड़ा, तो वो नंबर ये बनना चाहिए -3। अब देखें इस फॉर्मूला से बनता है कि नहीं। इस x में मैंने क्या किया, इसको क्या लिखा, -x। x कितना है, माइनस ग्रेटेस्ट नंबर किसका, -3/2 का, माइनस क्या कर दिया 1। अगर आप 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो तो क्या बनता है, -3। ठीक है, क्लियर। तो ये बना -3, क्लियर। ठीक, माइनस क्या कर रहे हैं, 1। हाँ जी, इसको एक एग्जांपल से करते हैं। सपोज मैं नेगेटिव नंबर लेती हूँ। ठीक है, -3.5, तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्या बनना चाहिए, -3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। अगर मैं 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखूं तो इससे छोटा पर बाकियों से बड़ा क्या बनेगा, 3। तो आंसर क्या बनेगा, -3 -1 = -4। ठीक है, अगर इसी को मैं डायग्रामेटिकली करने की कोशिश करूं तो बच्चे आप देखिए -3.2 किसके बीच में लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, सो मैंने -3/2 से छोटा इंटीजर देखना है तो लेफ़्ट में जाना पड़ेगा। लेफ़्ट में ये सारे इंटीजर नज़र आ रहे हैं अप टू -∞। -∞ से -4 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, -4। तो आंसर क्या है, -4। यहाँ से भी आंसर क्या मिला, -4। तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हाँ जी, अब हम बात कर रहे हैं x + k की। देखो हमने x क्या बोला कि वो दो इंटीजर्स के बीच का नंबर है, x। ठीक है, क्लियर। n और n+1 के बीच का नंबर है। k देखिए क्या है, k फुल इंटीजर है। सो सपोज अगर मैं x को 1.2 ले लूँ, सो 1.2 + k को से 3 ले लूँ, तो डेफिनेटली 3 तो आंसर में आएगा ही आएगा। क्या बन जाएगा ये, एक्चुअली अगर सॉल्व करो तो 4.2 आंसर क्या बनता है, 4। ये आंसर 4 कैसे निकल सकता है, अगर मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर दूं, मतलब जो रियल नंबर है आपका उसका मैं क्या ले रही हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस के को क्या लिख रही हूँ, एज इट इज़, क्योंकि ग्रे का ग्रेटेस्ट इंटीजर के ही होगा, क्योंकि के क्या है, इंटीजर। ठीक है, तो ये यही चीज़ बन गई। तो यहाँ से इसका आंसर बच्चे क्या बना, 1। तो 1 + 3 क्या बन गया, 4, जो हमने यहाँ से निकाला था। सो ये आपका क्या बन गया, थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आया ये कैसे किया हमने। हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास, अगर मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x है तो उसका क्या आंसर आता है। ठीक है, अब देखो मैं अगर कह रही हूँ सपोज ये n और n+1 के बीच में है। ठीक है, x। ठीक है, सो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, n। ठीक है, सो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बना, n। अगर -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लूँ तो ये बनता है, तो वो क्या बन गया, -n। ठीक है, और अगर मैं इनका प्लस करूं तो क्या आंसर है, n + -n दैट इज इक्वल टू 0। ये कब है, अगर x जो है इंटीजर ना होके दो इंटीजर्स के बीच की वैल्यू है। तो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, हाँ जी, अब निकालते हैं इसका आंसर। अब अगर तो ये इंटीजर, हाँ जी, अब मैं इसका आंसर निकालती हूँ। अब x आपका इंटीजर नहीं है, क्योंकि अगर x आपका इंटीजर होता तो इसका आंसर क्या बनता, इस तरह से। पर क्योंकि x प्रॉपर इंटीजर ना होके दो इंटीजर्स के बीच की वैल्यू हमने ली है, ठीक है, तो इसका आंसर बच्चे अभी हमने
प्रॉपर्टी क्या की कि इसका आंसर क्या है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -1। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बना, एक्स का आंसर क्या बना, एन। ठीक है, क्योंकि ये इससे ये आपका आंसर है। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर रही हूँ तो मेरा क्या प्लस हुआ, n-1, तो आंसर क्या है, -1। ठीक है, अगर मेरा x क्या है, इंटीजर। ठीक है, सो x अगर इंटीजर है तो मैं उसको n लिख सकती हूँ। तो x का आंसर x आएगा, माइनस x का आंसर क्या आएगा, -x आएगा। ठीक है, सो अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आपस में क्या हो गए, कट गए, आंसर क्या बना, 0। सो ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लूँ एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x का सम लूँ तो आंसर या -1 बनेगा या 0 बनेगा। 0 कब बनेगा, अगर x किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को, पर -1 कब बनेगा, जब x इंटीजर को बिलोंग नहीं करता। ठीक है जी, क्लियर है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर। नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो ये क्या होता है कि कोई भी अगर आपके पास नंबर x है तो x से बड़ा, ठीक है, पर जो भी यहाँ पे इंटीजर्स दिए हैं उन सब में से छोटा इंटीजर जो है x का आंसर हो, तो ये एक्चुअली क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम सीलिंग भी बोलते हैं। सीलिंग इसलिए क्योंकि x से बड़ा ले रहे हैं। दूसरे को हम फ्लोर बोलते थे क्योंकि x से छोटा लेते, वैसे ग्रेटेस्ट है सब इंटीजर्स में से, पर वो इंटीजर्स जो x से छोटे हैं उनसे। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट क्या है, सीलिंग फंक्शन। ये भी फंक्शन क्या होता है, स्टेप फंक्शन ही होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर मेरे पास वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो मेरा आंसर बनेगा 1। ठीक है, इट मीन्स अगर मेरी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, तो 0 पे आंसर 0 बनता है। ठीक है, इसलिए 0 मैंने यहाँ से एक्सक्लूड किया। 0 पे आंसर 0। 0 और 1 के बीच में कुछ भी आंसर हो, 0.5, 0.9, कुछ भी, तो सीलिंग का मतलब इनसे बड़ा बट लोएस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज़ 1, तो आंसर क्या बना, 1। ठीक है, इसी तरह 1 और 2 के बीच में है तो 1 पे आंसर 2 बनना है, बाकी सब पे आंसर क्या बनना है, 2। ठीक है, तो ये भी आपका क्या बन रहा है, स्टेप फंक्शन, जैसे हमने पिछला ग्राफ किया था। हाँ जी, इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। सो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम वैसी ही हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ में क्या है चेंज, वो हम बात करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे x क्या है, x क्या है, नंबर बिटवीन n to n+1। n क्या है, इंटीजर। ठीक है, और k भी क्या है, हम लेंगे इंटीजर लेंगे। ठीक है, सो x प्लस n किया तो इंटीजर बाहर आ गया, प्लस इसकी सीलिंग ले लेनी है x की। ठीक है, अगर मैं ये ले रही हूँ, ठीक है, तो क्या लिखूँगी, -x। वहाँ पे क्योंकि छोटा नंबर लेना होता था तो उसमें से माइनस करते थे। यहाँ पे इस ग्रेटेस्ट इंटीजर से बड़ा नंबर लेना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, और इनकी। ठीक है, इस सम की बात करते हैं, इसको इरेज करके करते हैं काम। हाँ जी, अब इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैं x को ले रही हूँ 2.1, ये n1, ये n+1। ठीक है, ये आपका क्या है, x। सो अगर मैं x की सीलिंग लूँ तो बच्चे क्या आंसर आता है, 3। ठीक है, अगर मैं -x ले लूँ, ठीक है, सो 2.1, सॉरी ये 2 है, ये सो अगर मैं -2.1 की बात करूँ तो इसकी सीलिंग क्या आ गई, -2। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ चली जाऊँ तो ये आंसर क्या आ रहा है, आपको पता है कि माइनस सीलिंग ऑफ x प्लस क्या करना है, 1, सो दैट इज़ -3 + 1 -2। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ तो आंसर क्या आ रहा है, 1। ठीक है, इट मीन्स जब आपका
x जो है इंटीजर नहीं है तो आंसर क्या दे रहा है 1। पीछे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसमें हमारा आंसर क्या आ रहा था -1। अब अगर x बिलोंग करता है इंटीजर को, ठीक है, सो अगर आंसर एक क्या होगा 3। अगर सपोज x मैं मान लेती हूँ 3 है तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 3 है, -3 का ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर भी क्या है -3। इन दोनों को प्लस करो तो आंसर क्या बन रहा है 0। तो इस केस में आंसर क्या है 0 अगर x किसको बिलोंग करता है z को। ठीक है जी, क्लियर है। इसी चीज़ को हम और कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसका आंसर तो क्या बना स्मॉलेस्ट इंटीजर। इसका आंसर अभी हमने निकाला, क्या बनता है इसका आंसर माइनस ऑफ दिस +1। ठीक है, क्लियर है, क्लियर। तो ये आंसर क्या बना आपका माइनस दिस +1, तो क्या बना 1। अब हमें पता है कि अगर x बिलोंग करता है इंटीजर को तो इसका आंसर क्या बनेगा x और इसका आंसर क्या बनेगा -x। ठीक है, सो दिस माइनस दिस क्या बना x माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू 2x। ठीक है, क्लियर। सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ क्योंकि x का इंटीजर ही है तो ये है, ये कौन सा केस है ये वाला। ठीक है, इट मीन्स इसका आंसर क्या बनेगा 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर ट्वाइस ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है। अब अगर आपका x इंटीजर नहीं है, इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू इंटीजर, सो आपका ये आंसर बच्चे क्या बनता है, क्या जो भी आपका x है उससे एक बड़ा नंबर। ठीक है, अब माइनस ऑफ दिस का आंसर क्या होता है माइनस ऑफ दिस +1। ठीक है, सीलिंग के केस में यही होता है। इन दोनों को माइनस करूं, माइनस ऑफ, तो आंसर क्या बना 2 ऑफ दिस -1। ठीक है, ये किस केस में व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, तो ये दोनों केस के जो आंसर्स हैं ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, माइनस का भी और पॉजिटिव का भी। ठीक है, अब और बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम लोगों ने बच्चे 11th क्लास की वीडियोस में किए हुए हैं और वहाँ पे हमने बहुत डिटेल में फंक्शंस किए हैं, जैसे फ्रैक्शनल फंक्शन है, लॉगरिदमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। सो वी हैव कवर्ड सिग्नम फंक्शन है। सो वी हैव कवर्ड ऑल दीज फंक्शंस विद ग्राफ्स एंड प्रॉपर्टीज़ इन +1 वीडियोस। सो अगर आपने उनकी डिटेल देखनी है तो वो आप उसमें से देख सकते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन ए रियल फंक्शन। ये भी +1 का टॉपिक है, वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट। ठीक है, सो अगर मेरे पास f और g दो फंक्शन हैं, सपोज ये किसी डोमेन d से लेके r तक जा रहा है और ये भी फंक्शन d2 से लेके r तक जा रहा है। हमने को डोमेन सेम रखनी है क्योंकि जब आप ऐड करोगे तो ये दोनों आउटपुट्स क्या होनी चाहिए सेम टाइप की। ठीक है, सो अगर मैं कहूँ कि मैं दो फंक्शंस को क्या कर रही हूँ ऐड, ये ऐड का ऑपरेशन है, तो इसकी ऐड करके अगर आप किसी इनपुट x पे लगा रहे हो तो एक तो ये जो x है ये जो है बिलोंग करनी चाहिए d1 को भी और d2 को भी। ठीक है, सो अगर दोनों को बिलोंग करनी चाहिए तो दैट इम्प्लाइज जो x है वो आपका सबसेट होनी चाहिए किसका d1 इंटरसेक्शन d2 का। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। सो अगर इनका आप सम कर रहे हो f, g का, ठीक है, सो f और g को सम करके ये जो नया फंक्शन बना, इस फंक्शन की जो डोमेन है ना f + g की, वो सबसेट है किसकी d1 इंटरसेक्शन d2 की। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो इसका आंसर क्या है आप f ऑफ x प्लस इसका आंसर क्या है g ऑफ x। ठीक है, डोमेन का ध्यान रखना ज़रूरी। सिमिलरली जैसे आपने ऐड किया वैसे ही हम क्या निकालते हैं डिफरेंस। डिफरेंस किसका दो फंक्शंस का, दोनों फंक्शंस का डिफरेंस को हमने एक नाम दे दो, आप इसका नाम h भी लिख सकते हो। ठीक है, तो h ऑफ x में जो ये x है ये f पे भी अप्लाई हो रहा है, g के ऊपर भी उसकी मैपिंग हो रही है। तो इसका मतलब x जो है वो f की डोमेन में भी होना चाहिए और g की डोमेन में भी होना चाहिए,
तो सेम इस फंक्शन की जो डोमेन निकलती है दैट विल बी सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी टू डोमेन्स एफ एंड जी। ठीक है, अब करते हैं प्रोडक्ट की बात। हाँ जी, अब प्रोडक्ट में भी हमारे पास दो फंक्शन हैं। ठीक है, सो अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट के ऊपर एक्स लगा रही हूँ तो इसका मतलब मैं क्या ले रही हूँ, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब जो एक्स है वो दोनों की डोमेन में होना चाहिए, दोनों की डोमेन में होना चाहिए। तो इट मीन्स जो डोमेन बन रही है आपकी एफ इंटू, सॉरी इस तरह से लिखेंगे, ये डोमेन क्या होगी, सबसेट ऑफ D1 इंटरसेक्शन D2। ठीक है, क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हुए हैं +1 में। आई एम रिपीटिंग इट क्योंकि वहाँ पे ये सारा हमने डिटेल में किया है। ठीक है, क्लियर। इसी तरह क्वोशंट फंक्शन होता है। क्वोशंट फंक्शन में क्या है, हम f डिवाइड बाय g करते हैं तो इसकी आउटपुट क्या होती है, f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। पर यहाँ पे एक और कंडीशन बच्चे क्या होनी चाहिए कि gx नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, तभी ये डिफाइंड होगा, अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं होगा। ठीक, दूसरा x जो है ये D1 को भी बिलोंग करना चाहिए और x किसको बिलोंग करना चाहिए, D2 को। देयरफॉर अगर आप डोमेन निकाल रहे हो, नया फंक्शन जो आपने बनाया f बाई जी, तो उसकी डोमेन डेफिनेटली क्या है, सबसेट है इंटरसेक्शन ऑफ D1 एंड D2 का। ठीक है, इसी तरह से बात करते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन की। रेसिप्रोकल फंक्शन में एक ही फंक्शन होता है f, तो f का रेसिप्रोकल क्या है, 1/f। सो 1/f के ऊपर अगर मैं वैल्यू निकाल रही हूँ तो वो क्या बनेगी, 1/1 f ऑफ x। बट क्योंकि ये डिफाइंड फंक्शन है तो एफ एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जहाँ पे भी डिनोमिनेटर में फंक्शन आ रहा है मेक श्योर कि दैट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इट मीन्स x जो है, f ऑफ x जो है, ठीक है, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, तो आपकी जो रेंज है उसमें x बिलोंग नहीं करना चाहिए, ये आपने ध्यान में रखना। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक फंक्शंस। ये बाद जो हम शुरू करेंगे दैट विल बी द काइंड्स ऑफ फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं 1-1, ऑन-टू, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, इनटू फंक्शंस। तो उसकी हमने ब्रीफिंग की +1 में। सो वो चीज़ें हम डिटेल में करेंगे बट वी विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सो अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फंक्शंस के 1-1 एंड ऑन-टू वाले टॉपिक को लेके। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।